Hello and welcome to the session. So today I'll be talking about the system of the government. ना कि इंडिया का जो सिस्टम है कैसा है, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, फेडरल सिस्टम है हमारा, तो फेडरल गवर्नमेंट कैसी होती है, उसके क्या फीचर्स होते हैं, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कैसी होती है, उसके क्या फीचर्स हैं, मेरिट्स क्या, डीमेरिट्स क्या हैं, और प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट दोनों में डिफरेंस क्या है, तो ये चीजें बात करने वाले हैं। ठीक है, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, यस बिल्कुल है, तभी हम बात करें, अदरवाइज हम क्यों बात करेंगे, राइट। चलिए बात करते हैं। सो अगर हम बात करें सिस्टम ऑफ द गवर्नमेंट कैसा है, देखिए हमारा जो सिस्टम है पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट, सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है। पार्लियामेंट है वही चलाती है, सरकार वहीं से बनती है। और पार्लियामेंट में क्या आता है, यू नो नाउ, लोकसभा आती है प्लस राज्यसभा आती है प्लस क्या आता है, प्रेसिडेंट उसी का पार्ट है, राइट। सो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एक पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, चाहे वो सेंटर है चाहे स्टेट है, दोनों जगह प्रोवाइड करता है। और जो प्रोविजन है, ये जो आर्टिकल्स मेंशन है, आर्टिकल 74, 75, 163, 164, ये डील करते हैं विद रिस्पेक्ट टू द पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एट द सेंटर एंड द स्टेट, राइट। तो दो तरह के सिस्टम जनरली होते हैं, एक होता है पार्लियामेंट्री जो हमारा है, दूसरा होता है प्रेसिडेंशियल। पार्लियामेंट्री क्या होता है, जिसमें एग्जेक्टिव है वो रिस्पॉन्सिबल है लेजिस्लेचर को अपनी पॉलिसी के लिए, अपने जो भी एक्ट्स बनाए हैं उसने एक्शंस किए या लॉ बनाए हैं उसके लिए। तो एग्जीक्यूटिव कौन है, जो हमने बात की, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होता है एग्जीक्यूटिव। सरकार जो है वो रिस्पॉन्सिबल है किसको, लेजिस्लेचर, मतलब लोकसभा और राज्यसभा से कह सकते हैं। तो जो सरकार है वो पार्लियामेंट को रिस्पॉन्सिबल, जवाबदेह है, उत्तरदायी है। अगर सरकार कुछ भी करते है उसको पार्लियामेंट में जवाब देना पड़ेगा, उसने ये किया तो क्यों किया। अब जो प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है वो थोड़ी सी अलग है, वहां पे जो एग्जेक्टिव है वो है प्रेसिडेंट, जैसे अमेरिका का है। इंडिया में भी प्रेसिडेंट है, बट प्रेसिडेंट रिस्पॉन्सिबल नहीं है अपने एक्शन के लिए पार्लियामेंट को। बट जो प्रेसिडेंट है ना, वो क्या है, वो इंडिपेंडेंट है, उसको कोई लेना देना नहीं कि प्रेसिडेंट एक अलग चीज है वहां पे और पार्लियामेंट वहां की एक अलग चीज है, दोनों अलग अलग है। यूएसए में, इंडिया में दोनों एक ही चीज है। सरकार कहाँ से बनती है, ये एग्जीक्यूटिव कहाँ से बनता है, इसी में से बनता है। तो वही सरकार है और वही लेजिस्लेचर हो जाता है इंडिया में। तो ये फर्क है जो आपको ध्यान रखना पड़ेगा, सवाल आ जाते हैं ऐसे। जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ सिस्टम है, अब उसकी क्या खासियत होती है, विशेषताएं क्या होती है, क्या फीचर्स हैं उसके। तो पहला तो यही है, वहां पे जो लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव है दोनों में रिलेशनशिप बहुत क्लोज होता है। सो क्लोज रिलेशनशिप बिटवीन द लेजिस्लेचर एंड द एग्जीक्यूटिव, कैसे, क्योंकि यहाँ पे एक ही जगह से दोनों निकले होते हैं, अलग अलग नहीं होते हैं। और दूसरा जो एग्जीक्यूटिव है वो लेजिस्लेचर को रिस्पॉन्सिबल होगा, वो उसको जवाबदेह होगा ही होगा। यानी कि वो अपनी मनमानी नहीं कर सकता, हर एक्शन का उसको जवाब देना पड़ेगा। डुअल एग्जीक्यूटिव होता है। डुअल एग्जीक्यूटिव कैसे, एक तरफ प्रेसिडेंट है वो भी एग्जीक्यूटिव है, और उधर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, दोनों एग्जीक्यूटिव हैं और दोनों एक ही जगह पे हैं, दोनों कहाँ पे हैं, पार्लियामेंट का हिस्सा हैं। सीक्रेसी ऑफ द प्रोसीजर, जो प्रोसीजर अडॉप्ट किया जाता है, सीक्रेट्स होते हैं उनकी सीक्रेसी, वो पब्लिकली डिस्क्लोज नहीं होते हैं। और यहाँ पे जो प्राइम मिनिस्टर है वही लीडर होता है ना। दूसरा, बाई कैमरल लेजिस्लेचर, ये जरूरी नहीं है बट स्टिल मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा होता है। बाई कैमरल मतलब दो हाउसेज होंगे, टू हाउसेस। हाउसेस का मतलब दो सदन, कौन से, लोकसभा और राज्यसभा, जैसे हमारे यहाँ पे हैं। फिर नो फिक्स्ड टेन्योर। फिक्स टेन्योर का मतलब क्या है कि हम कहते हैं फिक्स तो है ना 5 साल के लिए, बट अगर आप चाहें तो 3 साल बाद भी, या 4 साल बाद भी, या 2 साल बाद भी जो लोकसभा है उसको भंग किया जा सकता है, उसको डिसॉल्व किया जा सकता है, राइट। सो दिस इज समथिंग विच वी आर डिस्कसिंग, लाइक द फीचर्स ऑफ द पार्लियामेंट्री सिस्टम। ये मैंने वैसे डिस्कस कर दिया, बट दिस इज जस्ट टू इलेबोरेशन, कि आपको अगर समझना है तो यहाँ से पढ़ के समझ लीजिएगा। ये जो भी मैंने एक्सप्लेन किया उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन किया हुआ है, या जो इलेबोरेट किया हुआ है, नी नॉट टू डिस्कस आई बिलीव, है ना, ये सारा चीज। अब दूसरा आता है कि जो, तो लाइक व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन द इंडियन एंड द ब्रिटिश सिस्टम। हम ये क्यों बात करें, क्योंकि जो हमारा सिस्टम है हमने कहाँ से लिया है, हमने ब्रिटिश गवर्नमेंट का लिया है। ऐसे ही हम कुछ बात है, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है किसने बनाया, हमने बनाया, पर बेस किया था ब्रिटिश जो एक्ट्स थे, वही बेस था। 1935 का जो एक्ट है उसको हमने बेस बना के बनाया है ना। तो जो सिस्टम उनका था वही हमारा है, बट
कोई डिफरेंस है या यूनिक या सिमिलर है? ऐसा डिफरेंस तो है। तो हम ये कह सकते हैं यस इट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय द ब्रिटिश मॉडल। प्रभाव तो है उसका, असर तो है उसका, बट दोनों में फर्क है। पहला क्या है, जो इंडिया है वहां पे जो प्राइम मिनिस्टर है वो किसी भी हाउस से हो सकता है, राज्यसभा का भी हो सकता है प्राइम मिनिस्टर, या लोकसभा का भी। जैसे अभी प्राइम मिनिस्टर जो है वो लोकसभा से, पहले जैसे नरेंद्र सो मनमोहन सिंह, वो कहाँ से थे, वो लोकसभा से नहीं थे, राज्यसभा से थे। बट ब्रिटेन में ऐसा नहीं है, वहां जो प्रेसिडेंट है वो क्या है कि वहां पे लोअर हाउस, दैट इज द हाउस ऑफ कॉमन, यहाँ पे कहते हैं हाउस ऑफ पीपल, वो कहते हैं हाउस ऑफ कॉमन। तो हाउस ऑफ कॉमन का ही होना चाहिए, यानी कि लोअर हाउस का होना चाहिए, अपर हाउस का नहीं होना चाहिए। दूसरा, ब्रिटेन में क्या है, जो स्पीकर है एक बार अपॉइंट हो गया, वो अपनी पार्टी से पॉलिटिकली, जो जो पॉलिटिकल पार्टी है उससे फॉर्मली रिजाइन करता है। इंडिया में ऐसा क्या है, ऐसा नहीं है, वो अपनी पार्टी का मेंबर रहता है। बट क्या होता है, ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि जो प्रोसीडिंग्स होंगी वो इम्पार्शल होनी चाहिए, वो डिस्क्रिमिनेशन ना करे किसी भी चीज को लेके, कि अगर कोई मेंबर बोल रहा है उसकी पार्टी का, उसको अलाउ कर दे, दूसरी पार्टी को वो अलाउ ना करे। तो पार्शलिटी नहीं होनी चाहिए। तो ये फर्क आ गया। तीसरा है शेडो कैबिनेट। ये इंडिया में नहीं होता, ये ब्रिटेन में होता है। शेडो कैबिनेट क्या है कि जैसे गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट में कौन होता है, प्राइम मिनिस्टर और अदर मिनिस्टर, 1 2 3 4 नंबर ऑफ मिनिस्टर्स आर देयर। और हमारे यहाँ दूसरी कहते हैं गवर्नमेंट के सामने अपोजिशन। अपोजिशन में कौन होता है, अगेन ये भी एमपी हैं और ये भी एमपी हैं पार्लियामेंट के, ऐसे ही होता है। बट ब्रिटेन में एक नई चीज है, वो क्या करते हैं कि यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर है, एक यहाँ पे भी लीडर बना लेते हैं वो, यहाँ पे एक फाइनेंस मिनिस्टर है, यहाँ पे एक फाइनेंस मिनिस्टर बना लेते हैं वो, यहाँ पे भी होम मिनिस्टर, यहाँ पे भी डिफेंस मिनिस्टर। तो एक सारी इसके काउंटर पार्ट यहाँ पे एक तैयार कर लेते हैं शेडो की तरह, कि अगर ये गवर्नमेंट गिरी तो ये गवर्नमेंट उसका जगह ले लेगी, उसको रिप्लेस कर देगी। और ये उन्हीं को एनालाइज करते रहते हैं कि वो फाइनेंस मिनिस्टर क्या कर रहा है, तो वो उसको एनालाइज करेगा। तो एक एक मंत्री जो है, इनके जो काउंटर पार्ट हैं उनको, या जो उसके अपोजिशन में हैं, ये जो लोग अपोजिशन में, ये क्या करते हैं, गवर्नमेंट को स्क्रूटनाइज करते रहते हैं, उसकी पॉलिसीज को। तो एक इस तरह की शेडो कैबिनेट जो है वो बनी रहती है, जो हमारे यहाँ पे नहीं होता है। तो ये कुछ डिफरेंस है जो आपको पता होने चाहिए, राइट। आगे मुद्दा है कि एडवांटेज क्या है, मेरिट्स क्या है ऐसे सिस्टम के जो हमने अडॉप्ट किया हुआ है, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। पहला है कि कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छी हो जाती है, क्योंकि भाई दोनों एक ही जगह से होते हैं तो अच्छी दोस्ती रहती है। तो ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आती है कि जो एग्जीक्यूटिव चाहता है वही लेजिस्लेचर पास कर देता है, या कह लीजिए जो सरकार चाहती है वही चीज पार्लियामेंट पास कर देती है। ये सबसे बड़ा फायदा है। इट प्रिवेंट्स अथॉरिटेरियनिज्म, किसी के हाथ में एक अथॉरिटी नहीं आती है ताकि वो अपनी मर्जी चला सके, ऐसा नहीं है। यहाँ पे कौन है, यहाँ पे ग्रुप है, पूरा पूरी लोकसभा है। लोकसभा, तो वो वोटिंग होगी और मेजोरिटी से डिसाइड किया जाएगा कि क्या होगा। ऐसा नहीं होगा कि स्पीकर ने कह दिया ये बिल पास होना चाहिए तो हो जाए, ऐसा नहीं, अथॉरिटी वाला काम नहीं है। तीसरा, गवर्नमेंट जो कि रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट है। क्यों, अगर रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट ना रही तो ये क्या हो जाएगी, गिर जाएगी, इसकी सपोर्ट वापस ली जा सकती है। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में अलग अलग जो ग्रुप्स हैं उनको रिप्रेजेंट करती है, अलग अलग पार्टी होती है, अलग अलग लोग होते हैं। तो डाइवर्स ग्रुप को ये गवर्नमेंट रिप्रेजेंट करती है, और फिर ये फ्लेक्सिबल भी होती है। यही चीज मैंने यहाँ एक्सप्लेन कर दी, अगर समझना है तो इसको पढ़ लीजिएगा। दिस इज वन स्लाइड एंड दिस इज टू, राइट। उसके बाद आता है इसके डीमेरिट्स। डीमेरिट्स में ये है कि कुछ डिसएडवांटेज हैं। यस, पहला तो है कि जो एडवांटेज जिसकी हम बात करें थे उसी को डिसएडवांटेज में हमने डाल दिया, कि सेपरेशन ऑफ पावर नहीं है जी। सेपरेशन ऑफ पावर कैसे नहीं है, जो एग्जीक्यूटिव है और जो लेजिस्लेचर है, और तीसरा जुडिशरी। जुडिशरी तो अलग है, सेपरेट है, बट ये चीजें प्रैक्टिकली हमारे यहाँ पे सेपरेट नहीं है। जैसे अभी हमने बात की कि लोकसभा और राज्यसभा है, ये कौन है, एमपीज है सारे, ये सारे एमपीज हैं, इन्हीं से मिलके, जो एमपीज हैं उनसे मिलके सरकार बनती है। और वो क्या हो जाता है, वो हो जाता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। तो ये जो है सरकार जो बनी, ये बने एग्जीक्यूटिव, और ये कौन है, ये सारे लेजिस्लेचर है, लोकसभा राज्यसभा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि एज सच सरकार और पार्लियामेंट या लेजिस्लेचर दोनों में सेपरेशन ऑफ पावर नहीं, एक ही है।
सरकार कहाँ से बनी? लोकसभा राज्यसभा से। पार्लियामेंट किसे कहते हैं? लोकसभा राज्यसभा को। तो कंफ्यूजन होना चाहिए ना, ये तो एक ही चीज हो गई, है ना? तो यही जो चीज हमें समझनी है कि दोनों चीज अलग अलग नहीं है। जैसे यूएसए में वहां पे प्रेसिडेंट जो है वो चलाता है सारी गवर्नमेंट, उसी के मिनिस्टर्स, जिनको मिनिस्टर की बजाय सेक्रेटरी बोलते हैं वहां पे, वो होते हैं। और वहां पे जो पार्लियामेंट है, हाउस जो है वहां का, जिसको कांग्रेस बोलते हैं वहां पे, है ना? तो वो क्या है? वो अलग है, ये अलग कुछ कर सकती है और ये अलग कुछ कर सकते हैं। दोनों अलग अलग डिवीजन ऑफ पावर है यहाँ पे, या सेपरेशन ऑफ पावर है, हमारे यहाँ पे ऐसा नहीं है। जो सेकंड है वो है अनक्वालिफाइड लेजिस्लेचर्स। अनक्वालिफाइड लेजिस्लेचर का मतलब क्या? जो एमपीज आते हैं हमारे यहाँ पे, तो जरूरी नहीं वो पढ़े लिखे हों, कोई पीएचडी की डिग्री या डॉक्टर आए हो, दे कैन बी इलिटरेट, कुछ भी हो सकते हैं वो। फिर इंस्टेबिलिटी यहाँ पे होती है। इंस्टेबिलिटी का मतलब क्या है? कि सरकार जो बनती है, कहाँ से बनी? लोकसभा राज्यसभा में से। किसको? जिसके पास मेजोरिटी है। किसकी मेजोरिटी? एमपी है, यानी कि एमपी जिसके पास ज्यादा हैं। इसका मतलब जिसको एमपीज की सपोर्ट है, सरकार वो रहेगी। यानी कि अगर एमपीज ने सपोर्ट वापस ले ली, या किसी पार्टी ने, जिसने एमपी दिए उसने सपोर्ट वापस ले ली, तो क्या होगा? वो सरकार गिर जाएगी। वैसे कितनी बार हुआ है। तो इसका मतलब ऐसी गवर्नमेंट स्टेबल हो, ये प्रॉब्लमेटिक है, राइट? फिर यहाँ जो मिनिस्टर्स हैं, वो रूलिंग पार्टी के ही होते हैं। अपोजिशन के लोगों को मिनिस्टर नहीं बनाया जाता है। यानी कि जो पार्टी सरकार बनाएगी वही अपने लोगों को मंत्री बनाएगी। फिर यहाँ पे क्या है? जो प्रॉम्प्ट एक्शन लेना है, इमीडिएट एक्शन लेना है, तो वो लेना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। क्यों मुश्किल हो जाता है? क्योंकि जो भी कुछ होगा वो कैसे होगा? डिसीजन से होगा। किसके? सभी के। पार्लियामेंट के डिसीजन से होगा। पार्लियामेंट का डिसीजन यानी कि सुबह से सोचा और शाम को आ गया, ऐसा नहीं है। फिर एक नुकसान ये कि यहाँ पार्टी पॉलिटिक्स बहुत चलती है, पार्टी बाजी जिसको कहते हैं, ग्रुप बाजी, कि ये पार्टी अलग है, हमारी पार्टी अलग है। तो ऐसे जो है डिफरेंसेस बड़े हुए होते हैं। एक कहा जाता है कि यहाँ पे बस एक नुकसान है, दीज आर कंट्रोल्ड बाय द ब्यूरोक्रेट्स। अफसर कंट्रोल करते हैं ऐसी सरकारों को, ऐसे सिस्टम में। क्योंकि जो मिनिस्टर्स हैं वो कितने टाइम के लिए, वो तो आएंगे फिर चले जाएंगे, आएंगे और चले जाएंगे। रहेगा कौन? ब्यूरोक्रेट्स, है ना? तो ब्यूरोक्रेट्स रहेंगे। जो ब्यूरोक्रेट्स हैं वही एक्चुअल में कंट्रोल करते हैं सारा कुछ। सो यही जो मैंने डिस्कस किया, तो इसको एक्सप्लेन किया हुआ यहाँ पे, इसको पढ़ लीजिएगा। नो सेपरेशन ऑफ पावर, अनक्वालिफाइड legislatures, instability, ministers, failure to take a prompt decision, party politics and control by the bureaucracy। जो दूसरा सिस्टम है वो है प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, या प्रेसिडेंशियल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। इसके फीचर्स क्या है? यहाँ पे जो एग्जीक्यूटिव है वो कौन है? प्रेसिडेंट है। और वो वीटो कर सकता है लेजिस्लेचर के एक्ट्स को, कि लेजिस्लेचर ने कोई काम किया, कोई लॉ पास किया, तो इसको वीटो करके उसको खत्म कर सकते कि नहीं पास होना। फिर प्रेसिडेंट का एक टेन्योर फिक्स होता है जी, और वो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस से नहीं हटाया जा सकता। जैसे अगर वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आप पास कर देते हैं अगेंस्ट द गवर्नमेंट, तो सरकार गिर जाती है, सरकार को रिजाइन करना पड़ेगा। बट प्रेसिडेंट के केस में ऐसा नहीं है कि पार्लियामेंट जो है प्रेसिडेंट को हटा पाए, यहाँ पे फिक्स टेन्योर है। फिर जो प्रेसिडेंट की पावर है जनरली पार्डन करने की, कम्यूट करने की, तो वो है। और ये कि सरकार के पास नहीं है। उसके अलावा ये डायरेक्ट जो है वो नहीं किया जाता है कई बार। बट मेजोरिटी टाइम क्या है, उसको हम डायरेक्ट इसलिए कहते हैं क्योंकि जो इलेक्टोरल कॉलेज है वो इसको इलेक्ट करता है। सो प्रेसिडेंट डायरेक्टली इलेक्ट होता है। हमारे यहाँ पे कैसे होता है? हमारे यहाँ पे ऐसे होता है कि लोकसभा, राज्यसभा और एमएलए जो हैं, या विधानसभा जिसको कह लीजिए, ये सारे क्या करते हैं? यहाँ के एमपीज और एमएलए मिलके प्रेसिडेंट को इलेक्ट करते हैं। बट यहाँ पे क्या है? लोग कुछ लोगों को इलेक्ट करते हैं, वो हो गया उसका इलेक्टोरल कॉलेज, वो प्रेसिडेंट को इलेक्ट करते हैं। तो इस तरह से लोग सीधा सीधा लोग जो है प्रेसिडेंट को इलेक्ट करते हैं, राइट? अब ऐसे सिस्टम के जो है मेरिट्स क्या हैं, फायदे क्या हैं?
एडवांटेज कह लिए, मेरिट्स ये हैं कि यहाँ पे जो पावर है वो अलग अलग होती है, सेपरेशन है। प्रेसिडेंट की पावर प्रेसिडेंट की है और पार्लियामेंट की पावर पार्लियामेंट की है, दोनों एक पावर नहीं है। कहा जाता है यहाँ पे जो गवर्नमेंट है वो एक्सपर्ट होती है और यहाँ की जो गवर्नमेंट है वो स्टेबल होती है, क्योंकि उसको किसी की सपोर्ट की जरूरत नहीं है ना। वो सरकार जो बनी है अपने बलबूते पे बनी है। कैसे बनी है? सिर्फ प्रेसिडेंट को इलेक्ट किया जाता है, वो अपने सेक्रेटरीज जो हैं उनको सेलेक्ट कर लेता है। जैसे हमारे यहाँ पे क्या कहा जाता है, होम मिनिस्टर, होम मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर। प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में होम क्या होगा? एनीबडी? सेक्रेटरी, होम सेक्रेटरी, फाइनेंस सेक्रेटरी, डिफेंस सेक्रेटरी। तो यहाँ पे ऐसे सेक्रेटरी बन जाते हैं। तो ये किसने इलेक्ट की या ये किसने बनाई? सरकार जो बनाई ये प्रेसिडेंट ने खुद की बनाई, उसके अपने सेक्रेटरी, जिसको चाहेगा वो सेक्रेटरी बनाएगा। तो ये स्टेबल है, गिरने के चांसेस के कम है। और यहाँ पे पार्टी सिस्टम जो है ना, कि पार्टी बनते हैं, ग्रुप बनते हैं, वो सिस्टम कम होता है यहाँ पे। राइट, चलिए उसके आगे कुछ पॉइंट्स है, देख लीजिए। ये सेपरेशन ऑफ पावर है, एक्सपर्ट गवर्नमेंट है ना, ये इलेबोरेट किया मैंने। स्टेबिलिटी है, लेस इन्फ्लुएंस ऑफ द पार्टी सिस्टम है। तो एक्सप्लेन किया हुआ है, तो इसको पढ़ लेंगे आप, है ना। वीडियो रोक के पढ़ लीजिए चाहे, या जो मैं शेयर करूंगा पीपीटी वहां से पढ़ लीजिए। राइट। फिर यह है कि डीमेरिट्स क्या हैं ऐसे सिस्टम के, जो प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है उसके कुछ डीमेरिट्स हैं। यस, यहाँ पे जो है एग्जीक्यूटिव है वो कम जिम्मेदार है, लेस रिस्पॉन्सिबल है। जो पार्लियामेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है वहां पे सरकार जिम्मेदार है, वो जवाबदेह है किसको? पार्लियामेंट को। यहाँ पे ऐसा नहीं है। फिर यहाँ पे एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर के बीच में डेडलॉक आ सकता है। गवर्नमेंट रिजिड होते हैं यहाँ की, है ना। और स्पॉइल सिस्टम होता है, वो कहते हैं ना जिसके हाथ जो लगे वो लूट लो, बस कुछ ऐसा ही होता है। क्योंकि स्ट्रिक्ट एक सिंगल सिंगल गवर्नमेंट है जिसको कोई प्रेशर नहीं है किसी पार्टी का कि सरकार गिर जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। तो ये उसको खराब भी करता है। चलिए अगर दोनों को हम कंपेयर करें तो कि जो प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, पार्लियामेंट्री सिस्टम है, दोनों में कुछ फर्क है। हाँ, तो अगर देखिए सबसे पहले एग्जीक्यूटिव जो है, प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में एक एग्जीक्यूटिव है वो है प्रेसिडेंट। यहाँ पे कौन है? यहाँ पे प्रेसिडेंट भी है और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो यानी कि जो गवर्नमेंट है यही तो है सरकार, है ना, सरकार। दूसरा अकाउंटेबिलिटी, जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है यहाँ पे एग्जीक्यूटिव अकाउंटेबल है, जवाबदेह है लेजिस्लेचर को। बट प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में ऐसा नहीं होता है। फिर जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, यहाँ पे जो मंत्री होंगे वो कहाँ से आएंगे? सिर्फ और सिर्फ पार्लियामेंट के ही होंगे, वो मेंबर होंगे, यानी कि एमपी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ही होंगे। बट प्रेसिडेंट वाला सिस्टम जैसे यूएसए का है, यहाँ पे जो लोग मिनिस्टर बनेंगे उनको हम कहते हैं सेक्रेटरी। ठीक है, ये हमने बोला अभी थोड़ी देर पहले। और जो लेजिस्लेचर से बाहर भी लोग हैं, जैसे आप लोग हैं, आपको भी सेक्रेटरी लगाया जा सकता है चाहे आप लेजिस्लेचर का पार्ट नहीं है। फिर डिसोल्यूशन ऑफ द हाउस, जो लोअर हाउस है, जो प्राइम मिनिस्टर है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में, ये उसको क्या कर सकता है? डिसॉल्व कर सकता है और उसकी टर्म से पहले कर सकता है उसको, है ना। 5 साल के लिए, 3 साल बाद कर सकता है, अगर उसको लगता है कि सरकार चलने लायक नहीं है, उसके पास कॉन्फिडेंस नहीं है, समर्थन नहीं जिसको कहते हैं। बट प्रेसिडेंट वाले केस में ऐसा नहीं होता है। जो उसकी टर्म है, टेन्योर है, पार्लियामेंट में फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में फिक्स नहीं है। 1 साल बाद गिरा दो, 2 साल बाद गिरा दो, सरकार गिर सकती है। बट प्रेसिडेंट वाले केस में वो फिक्स रहता है, उससे कम नहीं है जी। ओके। फिर आता है फेडरल गवर्नमेंट की। व्हाट इज फेडरल गवर्नमेंट? या बेसिकली दिस इज, ऐसे भी कह सकते हैं, फेडरल सिस्टम। तो जो सिस्टम है ये थोड़ा सा अलग होता है।
अब फेडरल सिस्टम क्या होता है? वो सिस्टम जहां पे जो पावर है वो डिवाइड हो, किसके बीच में? नेशन और रीजन, यानी कि सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में। कौन करेगा? बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। और दोनों अपने अपने एरिया में काम करते हों। जैसे पंजाब गवर्नमेंट है, उसका एरिया कितना है? पंजाब का, बस उससे बाहर उसका लॉ नहीं चलेगा। हरियाणा गवर्नमेंट कहाँ तक चलेगा? हरियाणा तक। मध्य प्रदेश गवर्नमेंट मध्य प्रदेश तक लिमिट है। सबकी टेरिटरी डिफाइन है, और सेंटर की सभी में है ना? ऐसे ही है। और उसके अलावा जो फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, कहाँ कहाँ पे? यूएसए में फेडरेशन है, स्विट्जरलैंड में फेडरेशन है, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, रशिया, ब्राजील, ये सब फेडरल गवर्नमेंट है। अब ये कंफ्यूजन ना हो आपको। अभी पढ़ रहे थे पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट, अब यहाँ कह रहे फेडरल गवर्नमेंट। पार्लियामेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में पार्लियामेंट होगी वहां पे। फेडरेशन में ये स्ट्रक्चर की बात करता है कि वहां पे सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट अलग अलग है भाई, या एक ही है। अगर अलग अलग है कि पहला दूसरा ऐसे स्टेप बाय स्टेप और तीसरा डिस्ट्रिक्ट है, ये क्या है? डिवीजन ऑफ पावर है बेसिकली। ये सेंटर सेंटर को देखेगा, स्टेट स्टेट को देखेगा। सेंटर सेंटर का मतलब पूरे इंडिया को देखेगा या पूरे कंट्री को देखेगा। तो यहाँ पे होता क्या? यूनिटरी गवर्नमेंट है बेसिकली। उसका अपोजिट जो है कि वो गवर्नमेंट जहां पे सारी पावर सरकार के हाथ में हो, ठीक है। और रीजनल जो गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है, वो सारी अथॉरिटी इंडियन गवर्नमेंट कह लीजिए या नेशनल गवर्नमेंट से लेती है, उसको हम कहते हैं यूनिटरी गवर्नमेंट। तो इंडियन तो नहीं आएगा, सॉरी, दिस इज समथिंग अलग, है ना? तो इंडिया में ऐसे कौन से फीचर्स है जिनसे आप आइडिया लगा सकते हो कि इंडिया क्या है? एक फेडरल कंट्री है। तो आइडिया क्या लगाना है आपको? लगाना है कि सेपरेशन ऑफ पावर या डिवीजन ऑफ पावर है कि नहीं है, बस ये लगाना है। सेपरेशन कह लीजिए, अच्छा वर्ड है, उसकी बजाय डिवीजन कह लीजिए, वो और भी बढ़िया रहेगा। डिवीजन ऑफ पावर। अब डिवीजन ऑफ पावर का मतलब क्या है? कि जो पावर है वो डिवाइड है, कि ये सेंटर है और ये स्टेट है, दोनों में पावर डिवाइड है, बिल्कुल डिवाइड है। हमें कैसे पता? जो शेड्यूल 7 है उसमें हमने थोड़ा सा डिस्कस किया था कि यहाँ पे 3 लिस्ट हैं: सेंटर, स्टेट और कनकरेंट। इनका मतलब क्या है? जो सेंटर है उस पे सेंटर गवर्नमेंट लॉ बना सकती है। क्या है यहाँ पे? यहाँ पे मेंशन किया हुआ है कि कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं। जो स्टेट लिस्ट है जो यहाँ पे मेंशन, उस पे सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट, और जो कनकरेंट लिस्ट है उस पे दोनों गवर्नमेंट लॉ बना सकते हैं। तो ये जो है डिवीजन दे रहा है पावर की, कि किसके पास कौन सी पावर है, सेंटर के पास किस चीज की पावर है, और स्टेट के पास कौन सी पावर है। ये दोनों में फर्क आ जाता है, राइट? तो हमारा जो है दोनों चीजें डुअल पॉलिटी है और डिवीजन ऑफ पावर है। फिर रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन है। व्हाट इज रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन? कि हमारा जो संविधान है, मेजोरिटी कैसा है कि अगर उसको चेंज करना है तो आपको स्पेशल मेजोरिटी से उसको पास करना पड़ेगा। स्पेशल मेजोरिटी से, जो कि मुश्किल है। फिर एक चीज है इंडिपेंडेंट जुडिशरी। ये खासियत है हमारे यहाँ पे जो जुडिशरी है, जज हैं, वो खुल के काम करते हैं, उनके ऊपर किसी तरह का प्रेशर नहीं है। क्यों है वो हम बाद में बात कर लेंगे। ये हमने डिस्कस किया था कि हमारे यहाँ पे इंडिपेंडेंट जो जुडिशरी, वो इंडिपेंडेंट कैसे है। फिर डुअल सिटीजनशिप जो है फेडरल में होती है, हमारे यहाँ पे तो नहीं है पर फेडरल में होती है, जहाँ पे प्योर फेडरल हैं। डुअल सिटीजनशिप का मतलब क्या है? दो दो नागरिकता। जैसे इंडिया का तो एक ही रहेगी। यूएसए है, यहाँ पे क्या है? उसके पास दो है, एक तो यूएसए की होती है और दूसरी कौन सी होती है उसके पास? जिस स्टेट में वो रहता है। फॉर एग्जाम्पल वो रहता है टेक्सास में, मान लीजिए कोई जगह, कोई न्यूयॉर्क में रहता है। जो न्यूयॉर्क में रहता है उसके पास न्यूयॉर्क की भी होगी और साथ में अमेरिका की भी होगी। इंडिया में ऐसा नहीं है कि अगर कोई पंजाब में रहता है तो ऐसा नहीं, उसके पास पंजाब की अलग है और इंडिया की अलग है, ऐसा नहीं होगा जी। फिर बाइकैमरलिज्म, यानी कि जो हाउसेस हैं वो दो हैं, पार्लियामेंट के दो सदन हैं। उसके अलावा जो गवर्नमेंट है दो लेवल पे होती है, सेंट्रल स्टेट। डिवीजन ऑफ पावर है जो मैंने आपको बता दी, है ना? यही है यहाँ पे। और इंडिया का, ये इंडिया की खासियत हम बता रहे हैं। वहां पे वो था कॉमन कि जनरल, ये सिर्फ इंडिया के बारे में है। यहाँ पे जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो सुप्रीम है। देन इंडिपेंडेंट जुडिशरी, बस ये याद रखिए कि हमारी जुडिशरी वो इंडिपेंडेंट है। फिर ऐसे कौन से फीचर हैं, सवाल आ जाता है जिससे आपको लगता है, जिससे आप आइडिया लगा सकते हैं कि यार यहाँ से देखो तो हमें लगता है ये यूनिटरी होगा, ये फेडरल नहीं है, नॉन फेडरल फीचर है। जैसे स्ट्रॉन्ग सेंटर। अगर सेंटर हमारा स्ट्रॉन्ग, उसके पास ज्यादा पावर है। जैसे इमरजेंसी के टाइम में क्या होता है? इमरजेंसी के टाइम में इंडिया एक इंडिया बन जाता है, फिर वो ग्रुप ऑफ या यूनियन ऑफ स्टेट्स उस टाइम नहीं होता है।
कि इतनी सारी स्टेट हैं, क्योंकि सारी स्टेट्स की सरकार को सस्पेंड कर दिया जाता है, उनको कई बार डिसॉल्व भी कर दिया जाता है। तो सेंटर स्ट्रांग है, तो जो सेंटर अगर स्ट्रांग है तो ये किस तरफ इशारा कर रहा है, नॉन फेडरल की तरफ की यूनिटरी है। दूसरा, स्टेट्स नॉट इंडिस्ट्रक्टिबल, इसका मतलब आप स्टेट को खत्म नहीं कर सकते। हाँ, बस कर क्या सकते हैं आप, उनके नाम नूम बदल लीजिए, बाउंड्री बदल दीजिए, वैसे खत्म नहीं कर सकते। फिर तीसरा है, कॉन्स्टिट्यूशन तो हमारे पूरे इंडिया का एक है, वही यूनियन गवर्नमेंट पे लगता है, सेंट्रल गवर्नमेंट पे, वही पंजाब गवर्नमेंट पे लगता है। तो सेम कैसे हुआ, लॉ हमारा कहता है कि ये सेम है जी। उसके अलावा जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें फ्लेक्सिबिलिटी है। फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब क्या है यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन में, कि जब आपको कुछ चीजें चेंज करनी है तो वो कैसे हो सकती हैं, वो सिंपल मेजॉरिटी से पास हो सकती हैं। ऐसा हमने डिस्कस किया था। यस, जैसे किसी स्टेट का नाम चेंज करना है, उसकी बाउंड्री चेंज करना है, तो आप क्या कर सकते हैं, सिंपल मेजॉरिटी से उसको पास कर सकते हैं, ऐसे कानून को या उस बिल को। फिर इमरजेंसी प्रोविजंस जो हैं उसके बारे में बात की जा रही है यहाँ पे, कि अगर इमरजेंसी प्रोविजन देखो तो उस टाइम क्या होता है, सारी विधानसभाएं जो उनको सस्पेंड कर दिया जाता है, फ्रीज हो जाती हैं वो। तो उस टाइम इंडिया, इमरजेंसी के टाइम इंडिया क्या हो जाता है, एक यूनिटरी स्ट्रक्चर बन जाता है। उसके अलावा सिंगल सिटीजनशिप है हमारे यहाँ पे, और जुडिशरी का इंटीग्रेशन होना, इंटीग्रेटेड जुडिशरी है हमारे यहाँ पे, है ना। तो ये चीजें आपको थोड़ी सी पता होनी चाहिए। देन ऑल इंडिया सर्विस, अब ऑल इंडिया सर्विस भी एक ऐसी चीज है जिससे लगता है कि हमारा कंट्री जो है फेडरल नहीं है। जैसे अब एक आईएएस है, कौन अपॉइंट करता है, करता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, यानी कि कौन लगा रहा है उसको, सेंट्रल गवर्नमेंट लगा रही है, पर लगा कहाँ पे रही है, उसको लगा रही है स्टेट में। तो सेंटर अपने बंदे कह लीजिए स्टेट में लगाते हैं, और ये लोग किसको, जो आईएएस हैं वो किसको सर्व करते हैं, वो स्टेट को सर्व करते हैं, सेंटर को थोड़ी करते हैं। वो तो जब ये कोई डेपुटेशन पे जाना चाहे तो जाए, तब सेंटर में पहुंचते, अदरवाइज नहीं पहुंचते हैं। फिर जो लिस्ट है आपकी स्टेट लिस्ट, तो वहां पे अथॉरिटी किसकी है, पार्लियामेंट की है। फिर पार्लियामेंट जो है अगर इमरजेंसी लगी हुई है, तो अगर राज्यसभा कहे तो वो स्टेट सब्जेक्ट पे भी कानून बना सकती है। उसके अलावा अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर ये भी कहता है कि यूनिटरी फीचर जो है वो है इंडिया का। इंडिया क्या नहीं है, इंडिया फेडरल नहीं है। कैसे, कि सेंटर गवर्नमेंट जितनी भी स्टेट्स हैं वहां पे गवर्नर अपॉइंट करता है, ऐसा। तो यानी कि गवर्नर जो हमने पहले डिस्कस किया, एजेंट है सेंटर का। तो एक तरह से कह लीजिए इन स्टेट्स को कंट्रोल कौन कर रहा है, सेंटर कर रहा है। तो ये फीचर ऐसा जिसे आप कहेंगे कि ये तो यूनिटरी सिस्टम है। यूनिटरी क्यों, क्योंकि सेंटर कंट्रोल कर रहा है। फेडरल में ऐसा नहीं होता है, सबकी पावर अपनी अलग होती है, सेंटर सेंटर है और स्टेट स्टेट है। फिर ऑडिट मशीनरी, जो एडवोकेट जनरल का, सॉरी अकाउंटेंट जनरल का ऑफिस है ना, वो पूरे इंडिया का एक ही है, जिसको बोलते हैं कैग, ये याद रखिएगा। फिर अकाउंटेंट जनरल पूरे स्टेट का एक होता है, वही सारी बुक्स चेक करता है, सारे ऑडिट वही करवाता है, जिसको कहते हैं एजी ऑफिस से बंदा आया जी, एजी एडवोकेट जनरल वाला नहीं, अकाउंटेंट जनरल से, है ना, ऑडिट टीम आई है तो वो वाला। फिर इलेक्शन मशीनरी जो है वो एक है, एक ही तो सुप्रीम कोर्ट है, उसी तरह से एक ही इलेक्शन कमिश्नर है या इलेक्शन कमीशन है, जो कि पूरे इंडिया के कंडक्ट करवाता है इलेक्शन। फिर वीटो है, जो स्टेट बिल है उसके ऊपर पूरी वीटो है प्रेसिडेंट की, वो चाहे तो उसको रिजेक्ट कर दे बिल को, है ना, उसको चाहे तो विद होल्ड कर ले। तो ये दर्शाता है कि हमारा जो स्टेट है वो क्या है, वो यूनिटरी है, ना कि फेडरल है, राइट। चलिए, तो दिस वाज समथिंग जो आपके साथ डिस्कस करना था। एनी हाउ, फिर मिलेंगे, तब तक एंजॉय कीजिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर। इफ यू लाइक द वीडियो then press the like button, hit the like button, and share with your friends. If you want to help them, then I believe it must be helpful, or if you think it is helpful, then share with your friends. Thank you so much, bye bye, take care.